नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनाज त्यागी और देश की बहस में आज आपने जिस मुद्दे को वोटिंग के जरिए चुना है, आज उस मुद्दे पर होगी बहस और वो मुद्दा है जिसे सबसे ज्यादा आपने वोट किया है कि क्या हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश थी मालेगांव, क्या भगवा टेरर, क्या सैफरन टेररिज्म, क्या हिंदू टेररिज्म, ये तमाम शब्दों को लोगों के सामने लाने के लिए, क्या धर्म बदलने के लिए आतंकवाद का ये पूरी साजिश रची गई थी और इसीलिए ही मालेगांव में जो आरोपी थे वो चुन चुन कर भगवाधारी थे, हिंदू धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग थे। और ये सवाल इसलिए गूंजा है क्योंकि एक आरोपी ने कहा है कि उस पर दबाव डाला गया था कि वो योगी का नाम ले, वो आरएसएस के संघ प्रमुख का नाम ले, वो आरएसएस से जुड़े हुए लोगों का नाम ले, यानी हिंदुओं को बदनाम करे, हिंदू संगठनों को बदनाम करे, भगवा को बदनाम करे। तो आज इसी पर बहस होगी, ये कौन लोग थे जो हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे थे, हिंदू टेररिज्म जैसे शब्दों को कॉइन कर रहे थे, और क्या आज वो लोग माफी मांगेंगे। इस मुद्दे को 77% वोट मिले हैं। करीब 13 साल पुराने मालेगांव ब्लास्ट केस की गूंज दिन भर सियासी गलियारों में गूंजती रही है। वार पलटवार होते रहे, आतंकी हमले की जांच के बहाने हिंदुओं और हिंदू नेताओं को बदनाम करने की गहरी साजिश रची गई, जिसका सच देश के सामने आ गया। ये यूं तो एटीएस से एनआईए तक मालेगांव केस की जांच में कई मोड़ आए, मगर अब जब मालेगांव की फाइल खुली तो बात बहुत दूर तक जाती दिख रही है। भगवा आतंकवाद की थ्योरी कहां से आई? क्या जांच पर कोई सियासी दबाव था? क्या जानबूझकर हिंदू और भगवादारियों को बदनाम करना था सियासी फायदों के लिए? इन सवालों को आज भी मुकम्मल जवाब नहीं मिला है। उधर राजनीति एक बार फिर से उफान पर है, क्योंकि एक आरोपी कह रहा है अदालत के सामने कि ये सब कुछ तो जानबूझकर करवाया गया था। भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। 10 साल बाद एक बार फिर कथित भगवा आतंकवाद का जिन्न बोतल से बाहर आ गया। साथ ही 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में सबसे बड़ा मोड़ भी। दरअसल 28 दिसंबर को मुंबई की अदालत में ब्लास्ट केस के 15वें गवाह ने दावा किया कि उस पर एटीएस ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ के बड़े नेता इंद्रेश कुमार समेत 2 अन्य नेताओं के नाम लेने का दबाव बनाया था। मुंबई कोर्ट में गवाह के दावे के बाद राजनीति में भूचाल आ गया और निशाने पर कांग्रेस के दिग्गज। कैसे लोग झूठे मुकदमों में फंसाने का कार्य कर रहे थे, आपने मालेगांव विस्फोट के मामले में देखा होगा। कांग्रेस की शरारत देश के खिलाफ एक अपराध है और कांग्रेस के लोगों को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए देश की जनता से। उनके कारनामे खुलकर सामने आ रहे हैं। इन सब दलों ने और नेताओं ने देश से माफी मांगनी चाहिए, यह बड़ा महत्व का है। करीब 13 साल पुराने ब्लास्ट केस की जांच महाराष्ट्र एटीएस ने शुरू की थी और 1 साल बाद यानी 2009 में एटीएस ने पहली चार्जशीट दायर की। इसी के साथ सैफरन टेररिज्म यानी भगवा आतंकवाद का मुद्दा भी खूब उछाला गया था। अब बीजेपी हमलावर है, मगर अब कांग्रेस भगवा आतंकवाद की आंच से खुद को दूर रखना चाहती है। हिंदुओं के प्रति कांग्रेस पार्टी के मन में, कांग्रेस पार्टी के मस्तिष्क में किस प्रकार की घृणा रही होगी और यह षड्यंत्र कितना बड़ा रहा होगा कि इतने वर्षों बाद भी परत दर परत षड्यंत्र के पत्ते खुल रहे हैं। गवाह आज इतने साल के बाद क्यों होस्टाइल हो रहे हैं? इसके पहले उन्होंने क्यों नहीं किया? उसके पहले उन्होंने, अगर ऐसी बातें थी तो शिकायतें कोर्ट में उन्होंने क्यों नहीं कही? मामला मालेगांव केस का है। मुद्दा भगवा आतंक के खारिज होते दावे और लपक लिया ओवैसी और अबू आजमी जैसे नेताओं ने। ये तमाम विटनेस अगर हॉस्टाइल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये केस खत्म हो जाएगा। फिर किसने किया मालेगांव? कि जितने गवाह आएंगे समझा देंगे उनको, भाई तुम ऐसा नहीं, ऐसा बोल देना। बोल दिया उन लोगों ने ये, और सच्चाई को छुपाने की कोशिश हो रही है। देश की बहस में चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या मालेगांव ब्लास्ट केस की जांच पर सियासी दबाव था? क्या हिंदुओं को बदनाम करने के लिए गढ़ी गई थी भगवा आतंक की थ्योरी? और देश की बहस हमारा वो कार्यक्रम जहां हम जनता को, अपने दर्शकों को मौका देते हैं बहस में शामिल होने का। हम आज से सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या मालेगांव केस में हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश थी? तो आज के सवाल में आप शरीक हो सकते हैं, हाँ या नहीं। आप अपना जवाब हम तक पहुंचा सकते हैं www.newsnationtv.com पर। आप हमारी ऐप के जरिए भी अपनी राय दे सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही 9711002266
9711002266 हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें अपनी राय व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, वीडियो मैसेज बनाकर भी भेज सकते हैं। और हमारे साथ खास मेहमान हैं इसी पर चर्चा करने के लिए कि क्या हिंदू धर्म को जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश थी, क्या इस्लाम टेररिज्म के सामने हिंदू टेररिज्म खड़ा करने की जबरन कोशिश की गई थी, क्या भगवा को चुन चुनकर साध्वी प्रज्ञा, असीमानंद, इन तमाम लोगों को चुन चुनकर लाया गया था ताकि भगवा बदनाम हो सके, क्या आरएसएस को, योगी आदित्यनाथ को, सबको फंसाने की साजिश थी? ये तमाम सवाल उठे हैं। आज एक आरोपी जिस तरह से हॉस्टाइल हुआ, जिसने कहा कि यहां पर जबरन उससे ये तमाम बातें कहने के लिए कहा गया था, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ समीर कुलकर्णी, आरोपी मालेगांव ब्लास्ट के, उन्होंने खुद थोड़ी देर पहले बातचीत की थी, उनकी बातचीत भी सुनवाएंगे आपको। कुछ देर पहले उन्होंने ये बात की है, ये डिफर्ड लाइव है। डॉक्टर विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी हैं, उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। अपराजिता सारंगी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी की, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। प्रोफेसर संगीत रागी, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हैं, और सलमान निजामी, हमारे साथ कांग्रेस नेता भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। तो इन तमाम लोगों का यहाँ स्वागत है। और अब से कुछ ही देर में तहसीन पुनेवाला भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मालेगांव ब्लास्ट केस में सरकारी गवाह ने जो दावा किया, उसे लेकर बीजेपी और संघ ने कांग्रेस से माफी की मांग की है। इस केस में आरोपी बनाए गए समीर कुलकर्णी से जब हमने कुछ देर पहले बात की और ये जानना चाहा कि कोर्ट में गवाह ने क्या बयान दिया, किस आधार पर कह रहे हैं कि मालेगांव केस में नया मोड़ आ गया है, गवाह ने कोर्ट में क्या क्या कहा, आपको जानकारी कैसे मिली, आपको कैसे पता है कि ये कहा? समीर, आप बताएं। कल जब वो अपना साक्ष्य देने के लिए स्पेशल एनआई कोर्ट मुंबई में आया तो उसने भगवान की सौगंध खाकर स्पेशल एनआई कोर्ट को बताया कि मैंने ये पहली बार 5 पन्नों का स्टेटमेंट आज ही कोर्ट के नीचे एक सिपाही से मैंने देखा। उसने न्यायालय को यह भी बताया कि मैंने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया था और मुझे मुंबई एटीएस उस वक्त रात को 9 बजे मेरे घर से मेरे परिवार के सामने अपमानित कर मुझे लेके गई। मुझे 7 दिनों से ऊपर मेरे को इलीगल डिटेंशन रखा गया। मुझे आरोपी जैसा नीचे जमीन के ऊपर बिठा देते पूना के और मुंबई के एटीएस ऑफिसर में। मुझे प्रताड़ित किया गया, मुझे धमकाया गया। उसने अपने बीबी का भी जिक्र किया कि उसके पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करने की वो धमकी दे रहे थे और बार बार एक ही बात कहने की कोशिश कर रहे थे वो लगातार कि जब तक आप 5 आरएसएस के लोगों के नाम नहीं लोगे तब तक हम आप नहीं छोड़ेंगे। जितने आज तक आरोपी पकड़े गए हैं उससे बुरा बर्ताव तुम्हारे साथ होगा। उन 5 आरएसएस के जो प्रमुख नाम थे उसमें योगी आदित्यनाथ जी, इंद्रेश कुमार जी, स्वामी असीमानंद जी, देवधर जी और काका जी, ये 5 नाम उसने 2 बार दोहराया। सम्माननीय विशेष एनआईए न्यायालय ने उसको अपने रिकॉर्ड के ऊपर लिया है। ये साक्ष्य नंबर 220 है स्पेशल एनआईए कोर्ट की। आज तक इस मुकदमे में 220 साक्षीदारों ने अपना बयान दर्ज किया है और ये 15वां हॉस्टाइल डिक्लेयर विटनेस था। मेरा ऐसा कहना है कि भगवान की सौगंध खाकर, जो किसी भी पॉलिटिकल या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ बंदा नहीं है, 13 साल बाद सम्माननीय न्यायालय को बताता है कि मैंने ऐसा कोई बयान दिया नहीं, मुझे ना ही कोई बयान पढ़ के सुनाया गया और मैं किसी को जानता नहीं हूं और मैं किसी भी उपक्रम कार्यक्रम में मैं सम्मिलित नहीं हुआ और मुझे अपमानित किया गया, प्रताड़ित किया गया, हैरेसमेंट किया गया, मुझे और मेरे परिवार को। मुझे अपना मकान छोड़ना पड़ा। यह अपनी दर्द भरी कहानी उसने कल स्पेशल एनआईए कोर्ट को बताई और एनआईए कोर्ट ने उसको रिकॉर्ड कर ली। जब इस मुकदमे के एसपीपी साहब ने उनसे कहा कि 13 वर्ष के बाद में मुंबई एटीएस ने आपके ऊपर जो अन्याय किया है वो आज क्यों बता रहे हैं आप, आज तक आपने किसी का कंप्लेंट क्यों नहीं किया, तो वो बताने की कोशिश कर रहा था कि उस वक्त ऐसा माहौल था कि मैं कहाँ जाऊं कंप्लेंट करने के लिए, क्योंकि सभी लोग उनका साथ दे रहे थे। मैं एक सर्वसामान्य भारतीय नागरिक था, मुझे कानून की जानकारी नहीं थी और मैं मुंबई पुलिस से डरा हुआ था। मैं इस मुकदमे में निर्दोष होने के नाते मैं पहले दिन से इस मुकदमे में मैंने कोई वकील अपना नहीं किया है। जब मैंने उनसे पूछा कि आज आपको कानून की समझ हो चुकी है और आज आप निर्भय होकर क्या कंप्लेंट करेंगे मुंबई पुलिस का, तो उसने उसका जवाब में हाँ कहा और उसको न्यायालय ने बताया कि आप आज भी जिन्होंने आपके ऊपर अन्याय किया है उनका कंप्लेंट आज आप भी उचित जगह के ऊपर कर सकते हैं। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम, क्योंकि आप उस वक्त मौजूद थे जब ये गवाह जो है अपने जो तमाम बयान से उनसे पलटा है और क्या कुछ कहा है, क्या कुछ आरोप लगाए हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे आपका बयान कब दर्ज होगा और इसमें, क्योंकि आपको बता दें कि 200 से ज़्यादा गवाह हैं, अब तक कुछ लगभग 13-14 गवाह जो हैं वो पलट चुके हैं अपने बयानों से। मेरी जब बारी आएगी, मेरी आखिरी में बारी आएगी सर आरोपी होने के नाते,
तब हम अपनी बात स्पेशल एनआई कोर्ट पे रखेंगे। और ये तो उस वक्त के राज्य स्तर के ऊपर काम करने वाले सामाजिक धार्मिक नेतृत्व के नाम थे। उस वक्त के जो राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहे थे, हिंदू समाज का एक देशभक्त जो लोग थे, उनका भी नाम हमको लेने के लिए हमारे ऊपर दबाव बनाया गया, हमको प्रताड़ित किया गया, हमें टॉर्चर किया। 24 घंटे में से 20-20 घंटा हमको पीटते थे। आज भी हम ढंग से चल नहीं पाते। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ढंग से चल नहीं पाती है। तो जैसा कि गवाह ने कहा कि 4 बड़े नेताओं का नाम लेने के लिए दबाव बनाया गया था, आपको कभी शक हुआ कि भगवा आतंकवाद की थ्योरी जो है, जानबूझकर भगवा को बदनाम करना, हिंदू आतंकवाद की नाम लगाना, ये थ्योरी प्लांट हो रही है? जो केंद्र की यूपीए गवर्नमेंट थी, उसके खिलाफ जो लोग काम कर रहे थे, तो उनको चुन चुनकर इन मुकदमों में लटकाया गया और हमारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी, हमारा परिवार बर्बाद करके रख दिया। आपको हम बता नहीं सकते कि हम शारीरिक दृष्टिया, मानसिक दृष्टिया, कौटुंबिक दृष्टिया कितना हम परेशान हुए हैं, हमारे परिवार वाले परेशान हुए हैं। अगर इस मुकदमे में थोड़ी भी सच्चाई होती तो 2014 से पहले यह मुकदमा क्यों नहीं खत्म किया? हमारे बाद में 26/11 का मुकदमा चलाया, उसमें तो 12 कंट्री के आरोपी थे। वो मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय तक खत्म हो सकता है, तो यह मुकदमा खत्म क्यों नहीं किया? इनके गुनहगारों को फांसी की सजा अब तक क्यों नहीं हुई? क्यों 13 वर्ष ये मुकदमा प्रलंबित रखा? क्योंकि एक ही उसमें बात थी कि सच्चाई दुनिया के सामने ना आए। मालेगांव बम ब्लास्ट 2008 में तो 220 साक्ष्यदार हो चुके हैं, लेकिन मालेगांव बम ब्लास्ट 2006 में आज तक एक भी साक्ष्य रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो मुकदमे में इनोसेंट को पकड़ना, वो मुकदमा प्रलंबित रखना, राजनीतिक रोटियां सेकना और अपना हिडन एजेंडा चलाना, यही उस वक्त के गवर्नमेंट का मेन पर्पस था, ऐसा मेरा मानना है। मैं स्वयं एक भारतीय नागरिक होने के नाते भुक्तभोगी हूँ। तो आरोपी है मालेगांव ब्लास्ट के खुद को भुक्तभोगी और पीड़ित बता रहे हैं, कह रहे हैं जब उनकी गवाही का नंबर आएगा तो वो भी अपने ऊपर आप बीती और किस तरह से उन पर दबाव बनाया गया था ये भी बताएंगे अदालत के सामने। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सभी हमारे मेहमानों ने इन्होंने क्या कुछ कहा, क्या कुछ सुना और कैसे वो बयान जो से पलटा है वो गवाह, ये भी इन्होंने यहाँ पर बताया। तो इसीलिए सबसे पहला सवाल मेरा जो होगा इस पूरे मामले पर, यहाँ पर क्योंकि मांग उठ रही है कांग्रेस से, सलमान निजामी साहब, क्या अब कांग्रेस के तमाम नेता जो चीख चीख कर भगवा आतंकवाद, हिंदू टेररिज्म इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, आरएसएस को बम बनाने की फैक्ट्री कह रहे थे, क्या अब वो शर्मिंदा हैं? क्या वो अपने बयानों से माफी मांगेंगे? क्या वो कबूल करेंगे कि गलती हुई? देखिए, आपको याद होगा जब योगी आदित्यनाथ जी जो हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने पहला काम जो किया, जो 20,000 केस उनके ऊपर थे, उन्होंने वो विड्रॉ कर। और दूसरी बात जो है, मैं आपको बताऊं, मालेगांव में जो ब्लास्ट हुआ 2006 में हुआ, 2008 में हुआ, पहले 48 लोग मरे, फिर उसके बाद 8 लोग मरे। और ये किसने किया? आप 200 विटनेस हैं, उसमें एक विटनेस का आपने स्टेटमेंट जो है पब्लिसाइज कर दिया और ये कहा नहीं, एक का नहीं, आपको बता दूं कि 2017 में भी एक विटनेस जो थे उन्होंने भी यही बातें कही थी। इससे पहले कई और विटनेस अपने बात, 15 विटनेस है कुल, जो अपने जो रिसर्च कहती है, जो आंकड़े कहते हैं, 15 विटनेस है जो अपने बयान से मुकर चुके हैं। ये तो माहौल है देश का, ये तो देश का माहौल बन चुका है कि अजमेर का ब्लास्ट हो, किसी ने नहीं किया, अखलाक को किसी ने नहीं मारा, पहलू खान को किसी ने मारा। तो अदालत ने भी जानबूझकर इन लोगों पर पहले मकोका लगाया गया था, वो भी हटा दिया, अदालत ने भी जानबूझकर हटा दिया। अदालत का भी माहौल बन गया होगा देश के माहौल के साथ साथ। निजामी साहब, बीजेपी का तो यही है ना। नहीं, अदालत ने फिर क्यों गोगोई को जो मेंबर पार्लियामेंट बना दिया? सलमान निजामी साहब, तो फिर पहले जिन संगीन धाराओं के तहत इन पर मामला दर्ज हुआ था, मकोका क्यों हटाया गया? फिर व्यक्ति जो है देश के राष्ट्रपिता को गाली देते खुलेआम, तो ये कौन से लोग हैं? मतलब आप कोर्ट पर भी सवाल उठा रहे हैं कि जो एनआईए कोर्ट की कार्रवाई है वो भी पक्षपात भरी है। किन लोगों ने मारा? मैं पूछ रही हूँ ना सलमान निजामी साहब, क्या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पे जो केस दर्ज हुआ राजस्थान में कांग्रेस हुकूमत ने किया? क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हुकूमत थी? अरेस्ट शिवराज सिंह चौहान की सरकार में किया गया उनको। सलमान निजामी साहब, मैं आपसे यही तो पूछ रही हूँ कि कन्विक्ट क्यों नहीं हुए? अगर इतने सबूत थे आपके पास तो ना तो साध्वी प्रज्ञा, ना सीमानंद, कर्नल पुरोहित, कोई भी कन्विक्ट क्यों नहीं हुआ? वो डिसाइड करेगा, वो तो 2014 में ही सरकार आई ना, मोदी सरकार। चलिए, अगर आप पक्षपात, हालांकि हम न्यूज नेशन कहता है कि अदालत निष्पक्ष तरीके से काम करती है, हम सम्मान करते हैं, लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं तो 2014 तक कन्विक्ट क्यों नहीं करा दिया इन्हें? वो कोर्ट डिसाइड करेगा ना। अभी वो बेल पे आउट है, आप तो सुप्रीम कोर्ट नहीं है ना। आप नहीं, हम नहीं, हम तो पूछ रहे हैं कि भाई आप कन्विक्ट करा देते ना, आप सुप्रीम कोर्ट बन रहे हैं साहब। आप कह रहे हैं कि सब लोग जो है जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, आप तो अदालत को भी नहीं मान रहे। मकोका क्यों हटाया? अच्छा, अदालत है ना, हमारे पास सबूत है कि योगी आदित्यनाथ ने अपने केसेस जो हैं वो विड्रॉ करवाए यूपी में। अब वो दबाव में आके लोगों को जो है
दबाव में आके स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन 200 विटनेस हैं। क्या 200 के 200 लोग झूठे हैं? ये कोर्ट डिसाइड करेगा ना, ये आप और मैं बैठ के। अच्छा, मकोका अगर हटा दिया तो कोर्ट ने हटाया कि फिर वो क्या मतलब आप आधा कोर्ट मानेंगे आधा कोर्ट नहीं मानेंगे, ऐसे चलेगा ना? नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जो है वो भाजपा के शासन में जो है अरेस्ट हुई थी, कांग्रेस तो नहीं थी उस वक्त। आज कालीचरण जो ऐसा बयान दे रहा है महात्मा गांधी जी के खिलाफ। अच्छा, आप अभी आज गांधी जी को छोड़ें, आज हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, हिंदू टेररिज्म, सैफरन टेररिज्म पे बात करेंगे। अपराजिता जी ये तो कह रहे हैं कि भाई आप लोगों की सरकार आ गई है, दबाव में काम करवाते हैं आप लोग, अदालत को भी नहीं बख्शते और इसीलिए ये सारे गवाह जो है पलट रहे हैं अपने बयानों से। कुछ तो कांग्रेस कहेगी, कांग्रेस का काम है कहना। दुख की बात यह है कि ये अगर कहने तक ही सीमित रहते तो सही रहता। इन्होंने अपने कार्यकाल में जो कुछ किया, मुझे लगता है आज के दिन उन्हें शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। देखिए, ये समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस को हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है और इतनी हिंदू विरोधी मानसिकता क्यों है। मुझे लगता है कि आज देश के समक्ष खड़े होकर उन्हें अपनी गलती को कबूल करना चाहिए। ये जो आपने जैसा कहा, मैं पुनरावृत्ति करना चाहूंगी। आतंकवादियों से नफरत। तो आतंकवादी कौन है? हिंदू आतंकवादी कौन है? बताइए ना, कौन इनमें से कन्विक्ट हो गया साहब? समझ में नहीं आया। और सत्य की विजय हुई जो महात्मा गांधी। अरे महात्मा गांधी की डिबेट पे आपने आपकी राज्य की पुलिस ने कितनी देर में पकड़ लिया? डिबेट मत कीजिए टॉपिक। ये पूछा जाए, आज कांग्रेस से ये पूछा जाए कि हिंदुओं, आप हिंदू धर्म का अपमान करेंगे उसका क्या? आप भगवा का अपमान करेंगे उसका क्या? सावरकर को नहीं मानते, सावरकर ने मर्सी पिटीशन फाइल की। अरे सावरकर ने अभी आज की बात कीजिए। हिंदू चुप बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। कांग्रेस ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। हेमंत करकरे हमारे लिए शहीद है, जिसको आप अपमान करते हैं। देखिए, आप सबको ज्ञात है। आप मुझे बोलने दे, आपने कहा मैंने सुना। आप मुझे बोलने दे, आपने कहा हमने सुना। देखिए, इनकी ऐसी हिंदू विरोधी मानसिकता है कि यूएन के एम्बेसडर को राहुल गांधी जी ने कहा, आप सब रिकॉल करें, आप सब याद करें, उन्होंने कहा कि जो हिंदू आतंकवादी हैं वो लश्कर-ए-तौयबा से भी ज्यादा खतरनाक है। ये विश्वास नहीं होता है कि इतना हिंदुओं के प्रति इनके मन में नफरत क्यों है। ये सब इनकी मानसिकता को उजागर करता है और कुछ नहीं। राहुल गांधी बीच में आए, हिंदुत्व के बीच में उन्होंने के डिफरेंस के बारे में, के अंतर के बारे में बातचीत शुरू की और पूरे देश को गुमराह किया। तो मुझे लगता है कि अभी आज के वक्त सबसे अच्छी बात होगी अगर कांग्रेस के नेतागण आए और अपनी भूल को स्वीकार करें और माफी मांगे। सलमान निजामी साहब, यही कांग्रेस का काल था जब लगातार पहली बार किसी ने हिंदू धर्म को आतंकवाद से जोड़ा था, किसी ने भगवा को आतंकवाद से जोड़ा था। इस्लाम और आतंकवाद जो है पूरी दुनिया में किस तरह से कनेक्ट होता रहा, बार बार ये सामने आया कट्टरपंथ। लेकिन हिंदू आतंकवाद, हिंदू टेररिज्म, भगवा आतंकवाद, सैफरन टेररिज्म, ये तमाम शब्द आरएसएस बम बनाने की फैक्ट्री है, आरएसएस आतंक का अड्डा है। ये तमाम चीजें उसी वक्त से शुरू हुई और आप ही की पार्टी के कार्यकाल में हुई। और जिस मालेगांव ब्लास्ट की बात हो रही है, जहां से ये सारी चीजें शुरू होती हैं, वही आज उसी की सत्यता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, कोई मुसलमान ऐसी हरकत करेगा, मैं तो कहूंगा उसको कि फांसी की सजा दो उसको। अगर कोई मुसलमान देश का जो है गांधी जी का अपमान करेगा, उसको फांसी दो। लेकिन क्या कालीचरण को फांसी होगी? अरे कालीचरण को छोड़िए, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद क्यों कहा, हिंदुओं को बदनाम क्यों किया कांग्रेस ने? क्या कांग्रेस मानती है कि हिंदू आतंकवाद फैलाते हैं? राष्ट्रपिता का अपमान नहीं करती? क्या उनको सजा नहीं होनी चाहिए? क्या भाजपा उसको सपोर्ट नहीं करती? क्या महात्मा गांधी हिंदू नहीं थे? क्या महात्मा गांधी ने देश के लिए कुर्बानी नहीं दी? अपमानित किया, उसके लिए हम सब लोग आपसे माफी चाहते हैं। राष्ट्रपिता को गाली देने वाले लोग। सलमान निजामी साहब, एक बार फिर से तसल्ली से जरा 2 मिनट रुकिएगा और सोचिएगा कि आज की डिबेट किस टॉपिक पर है। फिर से बता रही हूं, कांग्रेस के काल में क्या जानबूझकर भगवा को और हिंदू को बदनाम किया गया? हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, ये कांग्रेस के काल में मालेगांव ब्लास्ट से क्या जानबूझकर आई ये टर्म्स? इस पर मैं आपसे बात करूंगी। हमारे साथ वो कभी नहीं चाहेगा कि बेकसूर इंसान न कत्ल हो। हमारे साथ इस वक्त कौन हिंदू चाहेगा? डॉक्टर विक्रम सिंह है, पूर्व डीजीपी है उत्तर प्रदेश के। डॉक्टर विक्रम सिंह जी, हिंदू आतंकवाद,
भगवा आतंकवाद, ये टर्म हमने उसी दौरान सुनी और तभी से ये टर्म्स जो है अगर मैं कहूं कॉइंड हुई तो भी गलत नहीं होगा। आज अगर एक एक कर गवाह मुकर रहे हैं, ये कोई पहला गवाह नहीं है, 15 गवाह मुकर चुके हैं, तो यहां कहीं ना कहीं सोचने की बात है, क्या ये सब कुछ जानबूझकर हुआ, कहीं ना कहीं जांच में कुछ ढिलाई हुई, क्या हमने अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए हमने पाकिस्तान के आए आतंकियों को बख्श दिया अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए? ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर अजमल कसाब जिंदा न पकड़ा गया होता तो उसकी लाश को भी कह देते कि ये किसी और बिरादरी का है, मुसलमान नहीं है। लेकिन हाँ, वो कलावा बांध के आया था हाथ में। जी, आतंकवाद आतंकवाद है और उसको किसी मजहब से जोड़ना औचित्यपूर्ण नहीं है। पुलिस का काम है विवेचना करना, और अगर कोई गवाह पक्षद्रोही हुआ है, आपके सामने समीर कुलकर्णी ने सारगर्भित वक्तव्य दिया है, मारा पीटा धमकाया प्रताड़ित किया और एक जबरदस्ती बयान दिलवाए गए। इसके ऊपर मैं कहूंगा माफी पर्याप्त नहीं है, ये एक अपराध है। एक नया अपराध ऐसे लोगों के विरुद्ध होना पंजीकृत हो जिसमें धारा 201 धमकी देना और अन्य सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत किए, उसमें चाहे राजनेता हो, एटीएस के पुलिस अधिकारी हो, जो भी दोषी हो, गुनाह, क्योंकि न्यायपालिका के साथ विवेचना के साथ खिलवाड़ करना, राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करना साक्ष्य के साथ, ये बहुत खतरनाक खेल है। और मैं समझता हूँ सभी विद्वान पहले से सहमत होंगे कि इसका 164 सीआरपीसी में दोबारा बयान होना चाहिए और वो सच सामने आना चाहिए देश के, आपके और हमारे सामने कि सच्चाई क्या है। आखिर पक्षद्रोह अगर सब एक साथ हो रहे हैं, कहीं ना कहीं तो कोई सच्चाई है, वरना सब एक साथ पक्षद्रोही कैसे, हॉस्टाइल कैसे हो रहे हैं? चलिए एक एक कर सारे गवाह हॉस्टाइल क्यों हो रहे हैं, क्यों मकोका हटाना पड़ा, क्यों आज तक कन्विक्ट नहीं हो पाए, ये तमाम आरोपी तहसीन, सवाल तो उठेंगे ही। अव्वल तो पीनाज जी, जो आरोप इस शो में लग रहे हैं, और मैं बहुत हैरान हूँ कि मेरे मित्र विक्रम सिंह जी इस तरह की बातें कर रहे शो में, क्योंकि वो इसके पहले जो डिबेट्स में थे अजय टेनी मिश्रा में, उसमें जो तथ्य थे गलत थे। मैं अब सरप्राइज हूँ कि इस डिबेट में भी वो इस तरह की बातें कर रहे, क्योंकि जो आरोप लग रहे वो मेरे मित्र, मेरे व्यक्तिगत मित्र और इस मुल्क के लिए शहीद हुए हेमंत करकरे पर लग रहे। वो इस मुल्क के लिए शहीद हुए, उस पर आप लोग आरोप लगा रहे हो। वक्त बदलेगा, वक्त बदलेगा। मेरे मित्र पे आप लोग आरोप लगा रहे जो इस मुल्क के लिए शहीद हुआ है। लेकिन सच्चाई क्या है? सलमान ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। प्रज्ञा ठाकुर को अरेस्ट करने वाली कोई महाराष्ट्र की पुलिस और मेरा मित्र हेमंत करकरे नहीं था। उसको अरेस्ट करने वाली सबसे पहले मध्य प्रदेश की पुलिस शिवराज सिंह चौहान के नीचे थी। और किस लिए उसे अरेस्ट की थी? उसे अरेस्ट किया था सुनील जोशी के मर्डर में। सुनील जोशी कौन है? वो लेटर ऑन कॉन्विक्ट होता है अजमेर दरगाह ब्लास्ट के अंदर। और वो अरेस्ट क्यों होती है मध्य प्रदेश पुलिस में? उसका टैपिंग कौन करता है? उसकी टैपिंग करती है राजस्थान की एटीएस। वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, क्योंकि राजस्थान में प्रज्ञा ठाकुर एक मीटिंग करती है जिसमें सुनील जोशी और अलग अलग लोग आते हैं, किस तरह से हमें 3 बॉम्ब ब्लास्ट करने, मालेगांव, अजमेर शरीफ और सब्सिक्वेंटली समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट। 3 बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग होती है। ये सारी चीजें तथ्य पर है, लेकिन आप एक शहीद को देशद्रोही कह रहे हो और आदित्यनाथ का नाम आप ला रहे हो। सवाल नहीं उठाए। एक सेकंड प्लीज मेरी बात समाप्त होने दीजिए। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, एक सेकंड मेरी बात समाप्त होने दीजिए। मैं समझता हूं, मेरी बात समाप्त होने दीजिए। आदित्यनाथ का नाम कौन सी चार्जशीट में आया? कौन सी चार्जशीट में आदित्यनाथ जी का नाम आया? किसी व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे, कह रहा मुझ पर प्रेशर आया आदित्यनाथ जी का नाम डालने के लिए, कौन सी चार्जशीट में उसका नाम आया? कहीं उसका नाम नहीं है, कहीं नहीं है। और आप बार बार कहते हैं ना कि मकोका के चार्जेस कोर्ट ने निकाल दिया। प्रज्ञा ठाकुर पे मकोका के चार्जेस निकालने के बावजूद यूएपीए के चार्जेस रखते हुए कोर्ट ने कहा, और मैं कोर्ट को कोर्ट करता हूं, इनका जो फरेब था इस मुल्क को तोड़ने का फरेब था, षड्यंत्र था। इन पर टेररिज्म के चार्जेस नहीं हटा सकते। और टेररिज्म के चार्जेस क्यों हटे पीनाज जी? रोहिणी सलियान ने क्या कहा कि मुझ पर एनआईए के प्रेशर्स थे कि विटनेसेस हॉस्टाइल हो जाए, कि मैं विटनेसेस के क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करूं, और विटनेसेस हॉस्टाइल हो रहे। ये पूछने सरकार से कि विटनेसेस हॉस्टाइल क्यों हो रहे, आप ये कह रहे कि सच्चाई है कि विटनेसेस हॉस्टाइल हो रहे? नहीं, अगर रोहिणी का बयान, अगर रोहिणी जो कह रही है अगर आप वो मानेंगे तो फिर जो ये आरोपी मुकर रहे हैं वो भी मानिए ना। अगर दबाव एक तरफ की बात मानेंगे हम, ऐसा नहीं हो सकता ना कि एक जना कहेगा तो हम मानेंगे, दूसरा कहेगा तो हम नहीं मानेंगे। फिर रिस्पेक्ट करना है तो दोनों के व्यू पॉइंट्स को करना है हमारे साथ। लेकिन एक चीज और आपको बोलना चाहूंगी,
जो मैं देखिए मामला पुराना है, जितनी रिसर्च आप में क्यों नहीं कहते हो? एक सेकंड तो मैं एक सेकंड में एक ही से एक 10 सेकंड लूंगा। जी, बोलिए। मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूं, 100% आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। तो आप क्यों इस शो पे ये नहीं कहते हो कि रोहिणी सलियान जो इस केस की स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थी, उसे केस छोड़ना पड़ा, दबाव में उसने एनआईए ऑफिसर का नाम दिया जिसने दबाव डाला कि आप विटनेसेस का क्रॉस एग्जामिनेशन ना करें वरना विटनेसेस को हमें हॉस्टाइल करना पड़ेगा। उसके बाद विटनेसेस हॉस्टाइल हुए। ये बात क्यों आप लोगों के सामने नहीं आ रहे? मेरे मित्र पे आरोप लगा रहे जो इस मुल्क के लिए शहीद हुआ। ये सवाल मैं लेकर जाऊंगी। वो देश के लिए मरा है, देश के लिए उसने जान दी है। मुझे दुरुस्त कीजिएगा और यहाँ पर डीजीपी विक्रम सिंह जी, पूर्व डीजीपी जो हैं, उनको भी मैं यहाँ पर इंक्लूड करूंगी इसमें। सर, जो मेरी रिसर्च कहती है उसमें उस वक्त के डीजीपी पसरीचा ने जो पीसी की थी उसमें उन्होंने कहा था कि आईएम का हाथ है। साथ ही उस वक्त रघुवंशी जी ने भी जो मीडिया से मुखातिब हुए थे उन्होंने भी यही बात की थी। तो फिर ये अचानक से पूरा केस बदलता कैसे चला गया विक्रम सिंह साहब? देखिए, ये हाई प्रोफाइल केसेस है, इसमें जितने पुल्स एंड प्रेशर्स आते हैं, और पहले मैं आता हूं तहसीन साहब की बात को आकर के, हेमंत करकरे साहब आप ही के नहीं मेरे भी बड़े अजीज दोस्त थे और उनकी शहादत को हम लोग सलाम करते हैं। किसने कहा कि हम उनके शहादत को हल्का कर रहे हैं? ये किसने कहते हम लोग शहादत को हल्का कर रहे हैं? लेकिन तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों को मदद मिलती है अगर हम तथ्यों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करेंगे। जो दोषी था उसको उसी परिप्रेक्ष्य में, उसी प्रकाश और आलोक में देखना चाहिए। और हम सब चाहेंगे, कोई ये नहीं चाहेगा कि राष्ट्र विरोधी तत्व जिन्होंने ये घटना की है, बॉम्ब ब्लास्ट किए हैं, वो बचे। हम सब इसमें एकजुट है और एकजुट राष्ट्र सुनिश्चित करेगा। और अगर पक्षद्रोह हो रहे हैं, क्या पहला केस है ये पक्षद्रोह होने का? तमाम ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं जिससे लोग पक्षद्रोह हुए हैं। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। चलिए मैं आपसे जवाब लूंगी क्योंकि संगीत रागी जी, प्रोफेसर रागी और विवेक जी अभी तक चर्चा में शामिल नहीं हुए हैं। एक बार मैं उनको मौका दूंगी, संक्षेप में जवाब दे देता हूं। पहले मैं उनको मौका दे दूं, फिर मैं आपके पास जवाब देने के लिए आऊंगी। प्रोफेसर संगीत रागी, फिर आप मौका देना। यहाँ पर संक्षेप में जवाब दे देता हूं क्योंकि उन्होंने बात की। ठीक है, पहले आप जवाब दे दीजिए, कोई बात नहीं। चलिए विक्रम सिंह जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, आप ये बात जानते हो। क्या आप मानते हो हेमंत करकरे किसी दबाव में आ सकता था? लेकिन दूसरी बात, मैं दोबारा से इस बात को कह रहा हूं, आपने उस पर बात नहीं की। हेमंत करकरे प्रज्ञा ठाकुर को अरेस्ट करने वाला अफसर, सर मेरी बात सुन लीजिए, नहीं था। प्रज्ञा ठाकुर अरेस्ट कब होती है? अरेस्ट उसे करती है शिवराज सिंह चौहान की एटीएस सुनील जोशी के मर्डर के अंदर, जब उसका फोन टैपिंग करता है वसुंधरा राजे की एटीएस, जहां पे वो षड्यंत्र बनता है बॉम्ब ब्लास्ट का। वो रिकॉर्डिंग है सर। उसके बाद वो रिकॉर्ड्स, क्योंकि मालेगांव के थे, वो हेमंत करकरे के पास आते, वो भेजने वाले राजस्थान और मध्य प्रदेश की एटीएस थे। ठीक है तहसीन, आपने अपनी बात कह दी, देश का बेटा किसी के प्रेशर पे आके वो इस तरह आपने अपनी बात कह दी। मैं प्रोफेसर रागी के पास भी जाऊंगी। प्रोफेसर रागी, यहाँ पर कहा जा रहा है कि बीजेपी को जानबूझकर योगी जी का नाम अब घसीट रहे हैं, आरएसएस का नाम घसीटा जा रहा है जानबूझकर, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव में फायदा चाहिए। देखिए, ये मामला कोई आज से नहीं चल रहा है जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में फ़ायदा लेने के लिए ऐसा किया जा रहा है। सच्चाई इस बारे में कोई आज से नहीं निकल कर आ रही है। आज से बहुत पहले, आज से 5 वर्ष पहले इस पर पुस्तक भी लिखी जा चुकी है कि किस प्रकार उस समय की कांग्रेस की सरकार ने जानबूझकर के हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद की शब्दावली चुना। और इसका एक बहुत सीधा कारण था। देखिए, आप ध्यान देंगे कि जब सरकार वाजपेयी की थी उस समय टाडा और ये इन सब से मामले में मुसलमानों के तरफ से बड़ा ये आरोप था कि जो भी फंसाए जा रहे हैं वो सारे के सारे मुस्लिम उसमें फंसते हैं। ये और बात है कि यदि बम फोड़ेगा मुसलमान तो पकड़ा हिंदू कैसे जा सकता है, और वो कांग्रेस के ज़माने में भी वही रहा। अब चूंकि इस्लामिक आतंकवाद दुनिया में एक भयावह एक शब्द हो गया था और मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं इससे लज्जित जरूर होता है, क्योंकि जितने भी दुनिया में आतंकवाद हैं वो सब इस्लाम से जुड़े हुए लोगों का ही है। अब भारत के अंदर चूंकि एक बहुत बड़ा विमर्श खड़ा हो रहा था, तो वो मुस्लिम समाज के खिलाफ भी जा रहा था, और चूंकि रैडिकल तत्व ऐसे हैं इस्लाम के अंदर जिनको शुरू से कांग्रेस ने प्रश्रय दिया है। विभाजन होने के पश्चात भी आपको मालूम है कि मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी रही है,
और मुसलमानों के लिबरल नेतृत्व को खड़ा नहीं किया, रेडिकल नेतृत्व को हमेशा कांग्रेस पार्टी खड़ी करती रही, क्योंकि उससे उसे वोट जुटाने में आसान रहता था। चलिए इसका जवाब मैं नतीजा ये है कि कांग्रेस पार्टी ने ये बताने की कोशिश की कि देखो आतंकवाद का, सुन लीजिए प्लीज 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 प्लीज, नहीं ऐसे नहीं होगा। कांग्रेस ने ये बताने की कोशिश की कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, चूंकि पहले यह विमर्श में आ रहा था कि इस्लाम और आतंकवाद एक दूसरे के लगभग पर्याय बन चुके हैं प्रैक्टिकली, तो कांग्रेस का ये चूंकि नैरेटिव था कि आप उनको एक्यूज मत कीजिए, क्योंकि कांग्रेस बार बार कह रही थी कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता है, तो इसीलिए भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ने की उनको जरूरत पड़ी। जरा एक चीज सोचिए कि मालेगांव ब्लास्ट में एटीएस ने जो किया था, स्पेशल कोर्ट का क्या कहना था? जो 2009 में स्पेशल कोर्ट ने जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और सबों के खिलाफ जो है वो कहा कि मोकोका के अंदर इन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है, क्या बॉम्बे हाई कोर्ट ने यही बात नहीं कही थी? ठीक है, तो क्यों ये नहीं माना जाए कि जो महाराष्ट्र एटीएस है वो कांग्रेस के दबाव के कारण इन लोगों को घेरे में लिया? ठीक है, मैं इन दोनों सवालों का जवाब लूंगी, लेकिन विवेक जी आप जरा 15 अप्रैल 2015 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पढ़ लीजिए। क्या है? बिल्कुल तहसीन की बात जाऊंगी, लेकिन पहले विवेक जी को चर्चा में कहता है कि भाई इनके खिलाफ मुस्लिम अपीजमेंट के लिए इस्लाम और आतंकवाद, इस्लाम बदनाम हो रहा था और कहीं ना कहीं उसकी भरपाई के लिए अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों को गढ़ा और ये पूरी साजिश रची। देखिए, सबसे पहली चीज है भगवा आतंकवाद एक सच्चाई है। मैं बड़ा साफ बोलने वाला आदमी हूं, मैं बाकी से बोलता हूं, मैं डिप्लोमेटिक बात नहीं करता हूं। भगवा आतंकवाद एक सच्चाई है। भगवा आतंकवाद के कॉन्सेप्ट को आरएसएस ने शुरू किया क्योंकि इनका एक हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है। वो हिंदू राष्ट्र, मुझे बताइए दुनिया में कौन-कौन से बम ब्लास्ट में भगवा आतंकवाद के लोग और भगवा संगठन या आरएसएस जो है लिप्त पाया गया है? मुझे 30 सेकंड आप बाकी से बोलते हैं ना, जरा फैक्ट भी बोलिए। आप कहीं तो मुझे शुरू होने दीजिए। आधे घंटे बाद आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, उसमें आपका नहीं, अगर आप एकदम से ऐसा फैक्ट रखेंगे तो पूछने की इच्छा हो जाती है ना। आपने कहा कि आप बाकी से बोलते हैं, तो मुझे लगा शायद मेरे को पता ना हो कि आरएसएस किस बम ब्लास्ट में शामिल था। ट्रैक भी पता चल गया। जी जी बोलिए, आप ही ने बोला। नहीं, तो कृपा करके लाल आतंकवाद तो हमने सुना है, लाल आतंकवाद हमने सुना है। लाल आतंकवाद एक अलग चीज है, लाल आतंकवाद पे आ जाएंगे सर। डिबेट आज आपके आतंकवाद के ऊपर है, जिसका संगीत रागी समर्थन करते हैं। संगीत रागी जो इस्लामोफोब है, आरएसएस के मेंबर है, जो कि इस्लामोफोबिक संगठन है। अमेरिका ने अफगानिस्तान खत्म किया, इनको नहीं दिखा। अमेरिका ने इराक खत्म किया, इनको नहीं दिखा। अमेरिका ने तालिबान क्रिएट किया, इनको नहीं दिखा। इनको इस्लामिक टेररिज्म दिखा, अमेरिकन टेररिज्म इनको नहीं दिखता। अपने बच्चे का खून पिलाने के लिए मजबूर किया, ये वामपंथियों ने किया। चलिए एक सेकंड, संगीत रागी जी जरा इनसे भगवा आतंकवाद समझते हैं। आरएसएस कहां बम बनाता है, ये तो दिग्विजय जी ने कहा था, लेकिन कहां फोड़े जरा विवेक जी से पूछ लेती हूं। केरल में ये करते हैं और प्रोफेसर रागी पहले इनको बोलने दीजिए ना, जरा इनके ये बहुत बेबाकी से बोलते हैं, इनके फैक्ट्स जान लूं। विवेक जी कहां आप बताइए, भगवा आतंकवाद कैसे और आरएसएस आतंकवादी संगठन कैसे, प्रूफ दीजिए। जी, आतंकवादी संगठन आरएसएस इसलिए है, और विक्रम जी सिंह जी मैं आपका बड़ा आदर करता हूं, आप बहुत ही वरिष्ठ अफसर रहे हैं, लेकिन आप जरा मुझे एक बात बताइए, 2014 के बाद मुसलमानों और माइनॉरिटीज के खिलाफ जितने भी एट्रोसिटीज या जितने भी मामले हुए हैं, मुझे लगता है कि हर पटकथा में एक जोकर की जरूरत होती है। सबसे पहला एग्जांपल बाबरी मस्जिद डिमोलिशन। अगर हिंदू आतंकवाद नहीं है तो बाबरी मस्जिद किसने तोड़ी? जब आडवाणी वहां पर थे, किया गया, जब उमा भारती वहां पर थी, किया गया। जब बाल ठाकरे इंटरव्यू में कहते हैं कि मुझे गर्व है मस्जिद से नहीं, तो मोदी साहब की सरकार और शब्द और विचार सोच समझ कर रखें यहाँ पर, दोनों से मेरी गुजारिश है। जी विवेक जी, आप बता रहे थे कि भगवा आतंकवाद और आरएसएस आतंकवादी संगठन कैसे है, तर्क बताइए। बाबरी मस्जिद था ही नहीं, वो एक मंदिर तोड़ करके इनको जरा 2 मिनट के लिए चुप कराएं। एक आतंकवादी के द्वारा एक मस्जिद खड़ी की गई थी, इसलिए उसका तोड़ना जरूरी था। मैं भी यही कह रहा हूं, मैं चाहूंगी कि राष्ट्रीय चैनल है, हम एक सेकुलर देश में रहते हैं, थोड़ी चीजों की गरिमा बना के रखें, सम्मान बना के रखें। विवेक श्रीवास्तव बोले।
आरएसएस हिंदू आतंकवाद का समर्थन करता है। मैं भी यही कह रहा हूं। अच्छा, हिंदू आतंकवाद कहां हिंदुओं ने बम ब्लास्ट किए, कहां हिंदुओं ने कौन-कौन सी चीजों में बम ब्लास्ट किए, बताइए ना जरा विवेक श्रीवास्तव जी। आप सिर्फ हिंदुओं को सिर्फ कह दीजिए कि रैंडम स्टेटमेंट के हिंदू आतंकवाद। पहले सवाल का उत्तर, मेरे पहले सवाल का उत्तर के प्रतीक को हटा नहीं, ये तो देखिए, ये सारे प्रतीकों को हटा देना चाहिए। संगीत रागी के पास तो उत्तर होता नहीं है। मैं माननीय विक्रम सिंह जी से सवाल पूछ रहा हूं, ऐसे सारा प्रतीक जो इस्लामिक आतंकवाद के यहाँ पर धरोहर है उनको सबको हटा देना चाहिए। बाबरी मस्जिद डिमोलिशन का अक्यूज कौन है? सारे हटा देना चाहिए। बाबरी मस्जिद, वो चाहे वो काशी हो, मथुरा हो, कहीं भी हो, में गायब हो गई। हिंदू आतंकवाद नहीं है। किसने तोड़ा उस ढांचे को? हिंदू समाज ने बाबरी मस्जिद को ढा दिया। हिंदू समाज ने किया और अच्छा काम किया। आप बताइए कि आतंकवादी घटना और आदेश की घटना, आप बताइए विवेक जी, आतंकवादी घटना में किसे आतंकवादी घटना किसे कहते हैं? आदेश की घटना और आतंकवादी घटना दोनों को किस तरह से आप एक तुलना में कर सकते हैं? हिंदू समाज ने उसे अंजाम दिया और हिंदू समाज आगे भी करेगा। अपर कास्ट डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करता है। एक हिंदू आतंकवादी दलितों को कुचलता है, एक हिंदू आतंकवादी मस्जिदें तोड़ता है, एक हिंदू आतंकवादी मॉब लिंचिंग करता है, एक हिंदू आतंकवादी जंतर मंतर पे जाके नारे लगाता है जब मुल्ले काटे जाएंगे राम अरे राम। एक सेकेंड और जब ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी जब बयान देते हैं तब वो आतंकवाद नहीं होता है, जब वारिस पठान बयान देते हैं तब आतंकवाद नहीं होता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि प्रोफेसर रागी को हिंदुओं से चिढ़ है, मुसलमानों से चिढ़ है, तो आपको क्या हिंदुओं से इतनी तकलीफ है कि सिर्फ और सिर्फ आपको हिंदुओं के ऐसे बयान दिखते हैं? मुसलमानों की बारी आती है तो आप आंख पे पट्टी बांध लेते हैं। मुझे ब्राह्मणवाद से तकलीफ है, अपर कास्ट डोमिनेंस से तकलीफ है, सेकुलरिज्म के खिलाफ तकलीफ है। अच्छा लोग तो मुझे चिढ़ है, या आरएसएस जो दलितों को मानती नहीं अपना से चिढ़ है, मुझे आतंकवादी इस्लाम से चिढ़ है, मंदिरों का कंट्रोल मुझे रेडिकल इस्लाम से चिढ़ है। चलिए विवेक श्रीवास्तव जी, यहाँ पे संगीत रागी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि उन्हें इस्लाम से नहीं, आतंकवादी इस्लाम से चिढ़ है। जी तहसीन जी बोलिए। तहसीन पीना जी, मैं नहीं मानता हूँ कि हिंदू टेररिज्म नाम का कोई चीज़ है। जी, मैं नहीं मानता हूँ हिंदू टेररिज्म है, मैं भी बिल्कुल नहीं मानता हूँ। लेकिन मैं ये 100% मानता हूँ कि संघ टेररिज्म है, संघ टेररिज्म था, संघ टेररिज्म जब तक हम इसे कन्फ्रंट नहीं करेंगे रहेगा। ये बात कहने वाला मैं पहला व्यक्ति नहीं हूँ, ये बात कहने वाला आर.के. सिंह है जो इस वक्त भी उनका बयान कायम है और इस वक्त भी वो भाजपा के वो टेररिज्म के इस वक्त भी भाजपा के सर मैं ऐसे डिबेट नहीं करूंगा। टेररिज्म को सपोर्ट आप बोल दीजिए, कोई बात नहीं, आप बोलिए, मैं चुप बैठूंगा। क्योंकि पूनावाला भी ये कहा जा सकता है ना कि सिखों की हत्या कराने वाले राजीव गांधी क्या थे? फिर नहीं, सिखों की हत्या कराने वाले और उसको सपोर्ट करने वाले राजीव गांधी को क्या कहेंगे? मैं अपनी बात रख दूं। जो लाखों हिंदुओं का कत्लेआम करवा दिया 1947 के अंदर। एक सेकेंड जरा तहसीन से समझ लेते हैं ना। तहसीन, आप ये बता दीजिए कि आरएसएस आतंकवादी संगठन क्यों है आपकी नजर में? गुजरात की सरकार सम्मिलित थी जब गुजरात में दंगे कराए गए। विवेक, आरएसएस के ऊपर आप सीधा सीधा कह देते हैं कि आतंकी संगठन है, तो आप लोग उस पर बैन लगाते, आपकी भी सरकार रही इतने वक्त तक, आप लोग उस पर कार्रवाई करते, उसको क्रैकडाउन करते। सिर्फ ये कह देना कि आरएसएस आतंकी संगठन है, क्या सही होगा? रैशनली इसको बताइए। अगर मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूं, लेकिन मैं पहले दोबारा से बात कर दूं। संघ टेरर को समझ नहीं है, इसको बोलने दीजिए। देखिए, ऐसे नहीं होगा ना डिबेट। ये पता है क्यों मुझे ब्लॉक कर रहे हैं? क्योंकि नहीं चाहते आपके दर्शक सच सुने, इसलिए डर के मारे ब्लॉक कर रहे हैं। और कोई इनका एजेंडा नहीं है, ये चाहते मेरी आवाज कह रहा हूं ना, अगर आप मुझे बोलने का मौका नहीं यदि कोई तथ्य नहीं शांति से सुनते रहे, मैं आपसे अपील करूंगी कि आप भी तहसीन को शांति से सुने जरा। तहसीन को भी सुनिए ना, सुनने का संयम भी रखिए। तहसीन बोलिए। थैंक यू। सबसे पहले कोई तथ्य तो बोले जाए। हाँ, बोल तो लेने दीजिए उन्हें पहले, बोल तो लेने दीजिए एक बार। तहसीन बोलिए फटाफट। थोड़ी होता है यार। अच्छा बोलिए फटाफट बोलिए। ऐसे थोड़ी होता है।
संघ टेरर एग्जिस्ट करता है, मैं नहीं, ये आरके सिंह थे। नहीं, मैं उसी अनुसार से ये कह दूं, कांग्रेस पार्टी टेरर, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, ये देखिए यार, ऐसे डिबेट नहीं होगा मैम, आप उनको बोलने दीजिए, मैं चुप बैठता हूं। ये ऐसे बोलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सुनना है और वो सही बात कह रहे हैं तो हमें चुप रहना होगा। इस बीच मुंबई से प्रवीण शेट्टी जी के थोड़ी देर के लिए हम डिबेट को थोड़ी देर के लिए जरा दर्शकों के पास ले जाते हैं। प्रवीण शेट्टी, आप क्या कह रहे हैं? बात तो बहुत क्लियर है, मालेगांव ब्लास्ट किसने किया, क्या किया, वो तो कोर्ट ही बताएगी। पर इट इज वेरी क्लियर कि ये जब से ये ब्लास्ट हुआ है और सैफरन आतंकवाद का मुद्दा उठाया गया है, दिस हैज बीन यूज, हर इलेक्शन में इसको यूज किया गया है कि भगवा आतंकवाद है, भगवा आतंकवाद है। एंड आई डोंट थिंक कि हिंदू डिजर्व दिस। हिंदुओं ने, मतलब हम तो कहीं जाके किसी का ब्लास्ट नहीं करते हैं ना, अब कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ये चीज करती है। इसके अलावा बावजूद इसके ये लोग हर बार ये बात उठाते हैं और ये इसी तरफ पॉइंट करती है, ये एक बैलेंसिंग एक्ट है क्योंकि लिए ठीक है, हिंदू आतंकवादी नहीं होते, ये सिर्फ बैलेंसिंग एक्ट है मुस्लिम अपीजमेंट के लिए। तहसीन, आप अपनी बात पूरी करें। जी, दो तीन चीज़ मैं संक्षेप में बहुत संक्षेप में कहूँगा। आरके सिंह जी ने कहा संघ टेरर है, वो आज भी बीजेपी में उनके मिनिस्टर, उन्होंने स्टेटमेंट विड्रॉ नहीं किया है। दूसरी बात, मैं पास्ट में ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आरएसएस के लोग कॉन्विक्ट हुए बॉम्ब ब्लास्ट के अंदर, और मैं दो संस्थाओं के नाम आपके दर्शकों को देना चाहता हूँ, सनातन संस्था और अभिनव भारत। इन संस्थाओं को अभी इस वक्त आप लोग गूगल कीजिए। ये संस्थाएं के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ये संस्थाओं के ऑब्जेक्टिव्स है कि भारत के संविधान को खत्म करे और भारत को तोड़े। आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, सनातन संस्था के अंदर 2016 में महाराष्ट्र के मैं संघ परिवार, मैं उनके नाम नहीं, जरा ये पुनावाला से पूछ लीजिए कि अभिनव भारत क्या आरएसएस का संगठन है? ये बिल्कुल डिबेट बंधु से पूछ लीजिए, ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इनसे जरा पूछिए। मैं बिल्कुल तथ्यों के साथ डिबेट कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन ये बार बार मुझे रोक रहे क्योंकि दर्शकों के साथ सच नहीं जाना चाहते हैं। यही पढ़ लिख करके आए हैं आप? ठीक है, अब मैं अपनी बात कर दूं, करके आए हैं आप? अपनी बात रख दूं? आपका बेसिक होमवर्क ठीक नहीं है। ऐसे नहीं होता ना डिबेट। आपको काउंटर करने का मौका दूंगी, लेकिन तहसीन को बात रखने का मौका तो दीजिए। मुझे काउंटर कीजिए ना जी, बोलिए। बार-बार क्यों मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं? दर्शकों को ये जानना चाहिए क्योंकि सच से डरते हैं। मैंने नाम दिया, मुझे रिपीट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मेरा फ्लो टूट रहा है। लेकिन मैंने आपको 3 अभी आप बेवकूफों की बेवकूफियत बात तो करने दीजिए उन्हें, तो उसको क्या काउंटर आप बात तो करने दीजिए। प्रोफेसर रागी वो कह रहे हैं कि आप डर रहे हैं, उनके इतने अच्छे तथ्य हैं इससे। चलिए ठीक है, तहसीन बोलिए। मैं बिल्कुल डर नहीं रहा हूं। तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए सुनिए उन्हें, फिर थोड़ी देर के लिए सुनिए उन्हें। नहीं डर रहा हूं, लेकिन इनसे जरा पूछ लीजिए कि अभिनव भारत आरएसएस की संस्था कैसे है? पूछा मैंने, उन्हें बताने दीजिए। ठीक है, उन्हें बताने दीजिए। चलिए तहसीन जवाब दे दीजिए। ठीक है, अब जवाब सुनिएगा। लेकिन इनकी अक्ल का दाद देना पड़ेगा। ठीक है, एक बार जवाब तो सुन लीजिए उन्हें। जी तहसीन, अब वो ऐसे ही ये आरएसएस की सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो राहुल गांधी, बिल्कुल ठीक है, तहसीन बोलिए। ऑर्गेनाइजेशन है सबकी सितंबर मुजाहिदीन कहां से आ गया? सितंबर 2000 ये सब आरएसएस की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा ठीक है, एक सेकंड सुनिए विवेक, तहसीन को बोलने देंगे आप भी बोले। तहसीन का काम है दलित। तहसीन आप बोलते रहिए। थैंक यू। सनातन संस्था पर 2016 में महाराष्ट्र एटीएस रेड करती है, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वहां से ड्रग्स मिलता है, इतने सारे ड्रग्स और डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, देश को कैसे तोड़ने का। 2018 में सनातन संस्था के ऊपर दोबारा से रेड होती, फायर आर्म्स और एक्सप्लोजिव्स निकलते, इतने एक्सप्लोजिव्स निकलते हैं, बॉम्ब ब्लास्ट का प्लान निकलता है। बॉम्ब ब्लास्ट किधर करना है? मुंबई, पूना और गोवा के अंदर। पूरा प्लांट का ब्लूप्रिंट निकलता है, ये इसकी चार्जशीट फाइल होगी, और ब्लूप्रिंट में क्या है कि इस तरह के घटनाएं करते एक विशेष तबके पर इसका ब्लेम डालना है। सनातन संस्था अभिनव भारत, ये आदरणीय मोहन भागवत जी का भी आदरणीय मोहन भागवत जी का भी कत्ल करना चाहते थे। ये उस संघ परिवार का हिस्सा है जो इस मुल्क के संविधान को तोड़ना चाहते हैं। और गोलवलकर की किताब माय नेशन
मैडम आप ऐसे नहीं होता है। मैंने आपको 3 आरएसएस के लोग बताए जो बॉम्ब ब्लास्ट में कॉन्विक्ट हुए। वो लोग अभिनव भारत में गए थे। अभिनव भारत के पास आज भी एम्यूनिशन है। वो लोग आज भी बॉम्ब ब्लास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये भी टारगेट था कि आदरणीय मोहन भागवत जी को कत्ल करें। उनका आदर्श है गोलवलकर की वो किताब जो कहता है हमारा संविधान इस देश में लागू नहीं होना चाहिए। ये सारे तथ्य आपके सामने हैं। आप बताइए मुझ पर अभिनव भारत से मैं सच कर्नल पुरोहित दिव्यांशु हमारे साथ हैं। देखिए ठीक है, मैंने आपको पूरा मौका दिया। आरएसएस का डायरेक्ट लिंक आतंकवाद से एस्टैब्लिश करने के लिए, आरएसएस आतंकवादी संगठन है, अपनी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। इसके बाद मैं राहुल जी के पास भी आऊंगी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं राहुल देव जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और मुस्कुरा रहे हैं, सभी की बातें सुन रहे हैं, तो उनके पास निश्चित तौर पर कुछ दिलचस्प टिप्पणी होगी करने के लिए। लेकिन दिव्यांशु हमारे एक दर्शक है, बोलिए, प्रयागराज से जुड़ रहे हैं दिव्यांशु। बोलिए दिव्यांशु जी। प्रयाग हिंदुओं को लगातार कांग्रेस ने बदनाम करने की साजिश रची गई है। इसी देश में अकबर को महान बताया गया 1947 के बाद। इन लोगों ने शिक्षा नीति भरी जिसमें हिंदुओं को लगातार बदनाम करने की कोशिश की गई। ये मुस्लिम आतंकवाद आज तक नहीं बोल पाए। क्यों? क्योंकि हिंदुओं को भटकाना है, उनके परिवारों को बौना दिखाना है। उनके हिंदू आतंकवाद बोला, भगवा आतंकवाद बोला, लेकिन इस्लामिक आतंकवाद नहीं बोला। ठीक है, ये सवाल का जवाब मैं लूंगी। राहुल जी, आप पूरी चर्चा को सुन रहे होंगे। इलेक्शन आते के साथ ही एक बार फिर से इस तरह के बयान नजर आने लगे हैं, या फिर वाकई में कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत आगे चली गई थी हिंदू और आतंकवाद को जोड़ने में, भगवा और आतंकवाद को जोड़ने में? देखिए, 2 अलग अलग मामले हैं पिनाज। पहली बात यह कि हिंदू आतंकवाद कैसे आया, ये शब्द कैसे आया। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि ये जो तत्कालीन गृह मंत्री थे सुशील कुमार शिंदे, सबसे पहले उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था और उस वक्त भी इस पर बहुत बवाल हुआ था। ये बिल्कुल गलत, उस वक्त भी वर्गीकरण और नामकरण किया गया था। तो वैसे ही ये इस्लामी आतंकवाद कहना भी उतना ही गलत है जितना हिंदू आतंकवाद कहना ही अलग है। इस्लामिस्ट का इस्तेमाल किया, इस्लामिक और इस्लामिस्ट में एक अंतर किया जाता है और वो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और अंतर्राष्ट्रीय एक पूरी परिघटना है। दूसरी बात ये कि अभी जो बयान आया है मालेगांव वाले मामले में, जो गवाह ने बयान दिया है, उस पर मैं थोड़ा सा ये देख कर थोड़ा हैरान हूं कि अभी इतने साल से वो मुकदमा चल रहा है, उसमें 220 गवाह हैं, उसमें एक गवाह ने 15 गवाह पहले उससे अपने पिछले बयानों से मुकर चुके हैं, यानी होस्टाइल हो चुके हैं। अब उसमें 220 में से एक गवाह ने ये कहा है कि साहब मुझ पर दबाव डाला गया और मुझ पर ये आरएसएस और बीजेपी के नेताओं को फंसाने का दबाव डाला गया। मैं समझता हूं कि सभी जिम्मेदार राजनीतिक नेताओं को, पार्टियों को इंतजार करना चाहिए कि फैसला आने दें। अभी तो ये अदालत तय करेगी कि दबाव डाला गया कि नहीं डाला गया, टॉर्चर किया गया कि नहीं किया गया, गवाह इस वक्त सच बोल रहा है या वो जब पहले उसने बयान दिया था जिससे वो अब मुँह कर रहा है वो सच था। ये सारे अभी बहुत उलझे हुए मामले हैं और अभी यहाँ पे शायद पुलिस के भी इतने वरिष्ठ अधिकारी हमारे पास बैठे हुए हैं। जब तक फैसला ना आ जाए तब तक हम और आप या कोई भी कौन होता है इस तरह की बातें करने वाला और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने वाला। तो ये बिल्कुल अपने आप में गलत बात है। यही सवाल लेके मैं अपराजिता सारंगी जी के पास जाती हूँ। अपराजिता जी, अभी तो मामला अदालत में चल रहा है, आपको 14 साल बाद ये AIMIM के चीफ जो हैं उन्होंने भी कहा, उनकी पार्टी ने भी कहा कि 14 साल बाद योगी जी का नाम अचानक से, खूबसूरत इत्तेफाक देखिए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव नजदीक है तब आ जाता है। अब आप चुनाव ठीक पहले माफी की मांग कर रहे हैं, तो ये इसका पॉलिटिसाइजेशन क्यों कर रहे हैं आप, इसका राजनीतिकीकरण क्यों कर रहे हैं? देखिए, हर विषय को निर्वाचन से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। 2017 में भी यूपी में चुनाव हुए थे, उस समय यह बात उठ के नहीं आई थी जिस तरह से अभी उठकर आई है। ये 2008 की बात है और उसके बाद से इस पर कार्रवाई हो रही है, तफ्तीश हो रही है। और अभी जैसा कि कहा गया कि एक विटनेस ने, एक साक्षी ने, एक गवाह ने जो बात कही है उसे सबको चौंका दिया है। इस बात ने सबको चौंका दिया है और मुझे लगता है कि हम सबको मान लेना चाहिए। और इसी में बुद्धिमत्ता है कि कांग्रेस ने लगातार हिंदू विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन किया है। का इंतजार नहीं करना चाहिए। आपको याद होगा जब 26/11 का भी जो
की जो घटना हुई थी, आप मेरी बात सुने, 26/11 की भी जो घटना हुई थी, उस समय मुझे याद है दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तान को दोषी नहीं ठहराया था, आरएसएस को दोषी ठहराया था। तो मुझे लगता है ये इनकी आदत है। चलिए ठीक है, हैबिचुअल ऑफेंडर है इस मामले में कांग्रेस। चलिए विवेक जी और तहसीन जी के लिए 2 सवाल हैं। विवेक जी, एक दर्शक ने कहा कि आप बार बार हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद कहते हैं, लेकिन इस्लाम आतंकवाद आप नहीं कहते हैं, हालांकि वो कहना दोनों ही गलत है। और तहसीन जी, आपके लिए भी सवाल है कि कांग्रेस जो है जानबूझकर ये हिंदुओं को बदनाम करने की कांग्रेस पार्टी की हमेशा से फितरत रही है। छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी देश की बहस जारी है। तो देश की बहस लगातार जारी है। सवाल उठा है मालेगांव ब्लास्ट केस में, जिस तरह से एक आरोपी ने ये कहा है कि अदालत के सामने उस पर दबाव बनाया गया आरएसएस के लोगों का नाम लेने का, योगी का नाम लेने का, और उसके बाद से बीजेपी हमलावर है, कह रही है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है और वो कहीं ना कहीं माफी मांगे हिंदू टेररिज्म, भगवा टेररिज्म शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए। तो वहीं विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी को अपनी हालत खराब होती दिख रही है और इसीलिए अचानक से ये बयान जो है वो सामने आ रहे हैं और वो दबाव बना रही है गवाहों को पलटने के लिए, जांच में अपनी ताकत का प्रयोग कर रही है। तो आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। अखिलेश सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से। जी, आप पूरी बहस को सुन रहे थे, क्या कहना है आपका? मेरा यही कहना है कि ये जो भगवा रंग है, इसको ले करके भगवा आतंक टाइप की बातें बोली जा रही हैं और इसको मुद्दा बनाया जा रहा है कि भगवा आतंकवादी, हिंदू आतंकवादी। पर ये कहना है कि आतंकवाद का कोई धर्म तो होता नहीं है, तो इससे पहले ये इस्लामिक आतंकवाद वगैरह ये क्यों कहा जाता था? भगवा आतंकवाद कह देने से किसको तकलीफ हो रही है? आरएसएस को हो रही है। आरएसएस ने कोई भगवा रंग का कोई अपने नाम पर कॉपीराइट ले रखा है क्या? ठीक है, शुक्रिया। तो आप कह रहे हैं कि भगवा आतंकवाद कहने में कोई गलती नहीं है। ठीक है, हमारे साथ तहसीन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तहसीन, अपराजिता जी ने कहा कि कांग्रेस को हिंदुओं से दिक्कत है, हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश है और इसीलिए नाम बदल जाते हैं नेताओं के, और बार बार, एक बार नहीं, आप फेहरिस्त उठा के देख लीजिए, कहेंगे तो मैं पढ़ भी दूंगी, कि बार बार हिंदुओं के प्रति कांग्रेस की सोच सामने आती है उनके बयानों से। नहीं, आरएसएस और संघ परिवार आतंकवादी संगठन थे, है और रहेंगे, और आरएसएस और संघ परिवार हिंदुओं के प्रतिनिधि नहीं है। मेरी पत्नी हिंदू है, वो इनको नहीं मानती है, और अधिकतर इस मुल्क के हिंदू है, इनके लिए वोट नहीं करते। ये लोग आतंकवादी, देश के पहले राष्ट्रपति से लेकर सरदार पटेल से लेकर आज तक ये सबूत है। आपने मुझसे स्पेसिफिक सबूत मांगा था आरएसएस के लोग जो कॉन्विक्ट हुए। मैंने 3 नाम तो आपको पहले दिए थे, भवेश पटेल, देवेंद्र गुप्ता, सुनील जोशी, जो कॉन्विक्ट हुए थे। सुनील जोशी वही जिनका कत्ल में प्रज्ञा ठाकुर अरेस्ट हुई थी। लेकिन मैं आपको और नाम देता हूँ। ये वो लोग हैं और वो टेररिस्ट संगठन है जो आरएसएस के साथ काम करते हैं। कुकी नेशनल आर्मी, ये मणिपुर के, इन्होंने कहा अगर आप भाजपा को वोट नहीं देंगे तो आतंकवाद और फैलाएंगे। मेरी बात खत्म होने दी, निरंजन हो जाए, बीजेपी और आरएसएस के नेता है, ये कॉन्विक्ट हुए टेरर फंडिंग केस के अंदर। अच्छा, मोहम्मद फारूक खान कौन है? ये महाशय बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़े, एनआईए में इन्हें कॉन्विक्ट हुए वापस टेरर फंडिंग के अंदर। तारिक अहमद मीर, ये भी एनआईए में कॉन्विक्ट हुए, हिजाबुल मुजाहिदीन को पैसे देते हुए। ध्रुव सक्सेना बीजेपी का लीडर, मध्य प्रदेश से आईएसआई की जासूसी करते हुए पकड़ा गया। ये जितने भी लोग निकलते आरएसएस से संबंधित क्यों होते? इसलिए मैं कहता हूं हिंदू टेररिज्म कुछ नहीं है, संघ टेररिज्म है। मैं एक बात दोबारा से आपको कह रहा हूं, नहीं, लेकिन सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि हिंदू आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं देश में। पी चिदम्बरम ने किस तरह से उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि भारत में भगवा आतंकवाद सामने आ रहा है। दिग्विजय सिंह ने कहा, तो बार बार, और अभी हाल ही में जब किताब लिखते हैं तब भी कह देते हैं कि हिंदू संगठन जो है आरएसएस की तुलना बोको हराम से कर देते हैं। हिंदुओं के लिए लेकर जिस तरह के बयान दिए जाते हैं, तो इसीलिए संशय भी होता है ना तहसीन। थैंक यू। इस्लाम को लेकर इतना कभी नहीं लिखा जाता, बोला जाता कांग्रेस की तरफ से। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। करेक्ट, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आपने ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो किताब का आपने बार बार जिक्र किया, मैं ये बात भूल गया था, आपने दोबारा से जिक्र किया। वो किताब के विजुअल्स दिखाए आपके दर्शकों को। वो किताब जो रिलीज कर रहा है, जो व्यक्ति रिलीज कर रहा है वो बुक, वो है कृपाशंकर सिंह जी। वो आज किस पार्टी में है? वो भारतीय जनता पार्टी में, अभी आए भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी ने लिया जिस किताब में लिखा हुआ है कि 26/11 आरएसएस की साजिश थी, जो व्यक्ति किताब को रिलीज कर रहा है कृपाशंकर सिंह, वो आज भारतीय जनता पार्टी में। सोच के देखिए थी कि राजनेता अपना आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन एक आम आदमी की तरफ से एक बार सोच के देखिएगा कि कांग्रेस के लीडर, ठीक है, कांग्रेस अगर एंटी हिंदू नहीं है, अगर एंटी हिंदू नहीं है, भगवा के खिलाफ नहीं है कांग्रेस, तो कभी भी
राहुल गांधी जो हैं जितना हिंदुत्व की परिभाषा समझाते नजर आते हैं, कभी इस्लामिज्म, इस्लामिक टेररिज्म, इसकी परिभाषा भी तो समझाएं वो कभी अपने ट्वीट पर या अपने बयानों में। जितनी फिक्र उन्हें हिंदुओं की होती है उतनी फिक्र कभी मुसलमानों की या मुस्लिम कट्टर संगठनों की, आरएसएस की भी खूब फिक्र करते हैं वो। कभी उनके बयानों में, कभी उनके ट्वीट्स में इसका जिक्र नहीं होता है, तो इसीलिए सवाल उठते हैं। क्या हुआ? नहीं, वो क्या ट्वीट करते, वो क्या बोलते, उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, है। लेकिन मैं ये 100% मानता हूँ कि कुछ ऐसे संगठन हैं जो इस्लाम का इस्तेमाल करते हैं अपना आतंक फैलाने के लिए, और संघ परिवार इस मुल्क में आतंक फैला रहा है, और इसके प्रति आज भी आपके दर्शक अभिनव भारत और सनातन संस्था की वेबसाइट पर संघ आतंकवाद फैलाता है। रागी साहब, आप आज भी देखिए आतंक फैला रहे हैं। देखिए मिन्हाज, मैं तहसीन की अज्ञानता पर बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहता कुछ, क्योंकि उन्हें जब इतना ही पता नहीं है कि अभिनव भारत कौन सी संस्था है, सनातन संस्था कौन सी संस्था है, उसका आरएसएस से क्या संबंध है, तो ये दया के पात्र हैं। ठीक है, इस पर मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। दूसरी बात, देखिए आपका चरित्र और आपका व्यक्तित्व आप में क्या डोमिनेंट फैक्टर है उसके आधार पर तय होता है। इस्लामिक आतंकवाद दुनिया की एक सच्चाई है, क्योंकि दुनिया में जहाँ जहाँ इस्लाम है, जहाँ चाहे वो मेजोरिटी में हो चाहे वो इफेक्टिव माइनॉरिटी में है, नहीं उसका कॉज अमेरिकन टेररिज्म है। आप गल्फ कंट्रीज में जाकर के मुसलमानों के घरों को उजाड़ोगे तो घर का लड़का उठेगा। कारण है कि ये शिक्षा अमेरिकन टेररिज्म की बात करिए, तालिबान किसने बनाया? अमेरिका ने। इराक किसने खत्म किया? अमेरिका ने। ईरान पे कौन हमला करेगा? अमेरिका। के लोग कुछ भी करें तो वो अच्छा लगता है, हिंदू कुछ भी करें तो वो गलत लगता है। विवेक, आपको हिंदुओं से अब तो ये लग रहा है ना कि यानी कि इस्लाम अगर टेररिज्म के साथ जुड़े, हम तो कह रहे हैं कि इस्लाम, जैसे राहुल देव जी ने कहा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि ना तो इस्लाम को जोड़िए ना हिंदू को। हर फिल्म में कॉमेडियन होता है, तो इनकी हालत कॉमेडियन। नहीं, मुझे हिंदुओं से एलर्जी नहीं है, लेकिन आप सुन लीजिए एक बात को, कोई भी पार्टी जो हिंदुस्तान में सरकार बनाती है वो हिंदुओं की ही सरकार है। ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। हिंदू आतंकवाद है, आप कहेंगे इस्लामिक आतंकवाद है। विवेक जी, आप जितना खुलकर बार बार कह रहे हैं कि हिंदू आतंकवादी, आप कहेंगे इस्लाम आतंकवादी, मुसलमान आतंकवादी नहीं, क्योंकि आज का डिबेट का टॉपिक मालेगांव था, इसलिए मैंने बोला। अच्छा। आज का टॉपिक ही मालेगांव था। हिंदुओं में यदि आतंकवाद की आपको मानना पड़ेगा कि आरएसएस और संघ परिवार मिलकर के जहां उसके साथ अन्याय होता है वहां बम फोड़ रहा होता, जिसका मकसद पाकिस्तान में भी वो बम फोड़ रहा होता, बांग्लादेश में बम फोड़ रहा होता। लेकिन आप देखिए जहां जहां इस्लाम है दुनिया में, वहां वहां बम फूटते हैं। वो अमेरिका की गलती है ना? ठीक। नहीं, आप सुनिए मेरी बात को। दो राज्यों ने बीजेपी के बिल पास किया है, ठीक, कि मंदिरों को वापस ब्राह्मणों के हाथ में देंगे, करोड़ों रुपए का चंदा ब्राह्मणों को देंगे। जी, मैंने क्या कहा, अगर आपको लगता है कि आतंकवादी हिंदुओं में भी है, तो क्या इस्लाम में भी आतंकवादी है? उसको क्यों नहीं आप कबूल करते? हिंदू आतंकवादी दलित के भी खिलाफ है, हिंदू आतंकवादी इनके सर पे मूर्खता का सिंग लगा हुआ है, हिंदुओं के हाथ में, ब्राह्मणों के हाथ में नहीं। चलिए, हिंदुओं के हाथ में, ब्राह्मणों के हाथ में नहीं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राहुल देव जी। यहाँ पर क्या जानबूझकर कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चर्चा में, कई बयानों में ये चीज भी निकल कर आती है कि कांग्रेस के पास आरएसएस जैसा संगठन नहीं है, वो उसके बराबर का संगठन तो खड़ा नहीं कर पाए, इसलिए बार बार आरएसएस को आड़े हाथों ले लेते हैं। और दूसरी चीज ये भी कही जा रही है कि यहाँ पर एक बार फिर से चुनाव आया है, तो इसीलिए मालेगांव, हिंदू आतंकवाद, सैफरन टेररिज्म वापस आया है और विकास पीछे छूट गया है। विकास अगर हमेशा ही पीछे छूटता है, विकास का इन चर्चाओं से और चुनाव से कोई बहुत ज्यादा अब संबंध रह नहीं गया है, तो विकास को अब हम छोड़ दें। अभी जो मुद्दा है वो तो अब हिंदू मुसलमान का और हिंदू आतंकवाद बना मुस्लिम आतंकवाद बन गया है, बना दिया गया है नहीं वैसे तो ना तो हिंदू समाज पूरा आतंकवादी है, ना पूरा मुस्लिम समाज आतंकवादी है। दोनों में कुछ ऐसे संगठन हैं, लेकिन इस्लाम में कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के, मैं समझता हूँ अधिकांश बड़े देशों में आतंकवादी घटनाएं कर चुके हैं और कर रहे हैं, और इसको सब जानते हैं। ऐसा कोई
ऐसी कोई बात, इस तरह की घटनाएं कभी हिंदू संगठनों द्वारा दुनिया में की गई हूं, ऐसी कभी सामने नहीं आई बात। पहली बात तो एक समस्या तो है, और ये इस्लाम के आप इंडिया को छोड़ के और जगह पे आपकी प्रेजेंस नहीं है। आदरणीय, मैं कुछ बात कर सकता हूं क्या? अपनी बात कर लूं, फिर आप बोल लीजिए। तो अभी भारत में भी पहली बात यह कि ये बात कहना, तहसीन एक अजीब बात कर रहे हैं कि अभिनव भारत में, और उन्होंने जो नाम सनातन संस्था को उन्होंने ना कहा कि उसमें जो दस्तावेज मिले हैं उसमें भागवत जी को मारने का षड्यंत्र की भी बात थी। तो आरएसएस ने एक संगठन बनाया जिसके लोग उसके आरएसएस के सरसंघ चालक को मारने की षड्यंत्र कर रहे थे। जरा वो सोचे कि वो क्या कह रहे हैं जी। तो थोड़ा ठीक है, तो हमें थोड़ी संतुलित बात करनी चाहिए। अगर आपको पूरा सत्य नहीं पता है तो समझिए बात ठीक है। तहसीन, उनकी बात भी सुनिए। सर बहुत देर से चुपचाप पूरी चर्चा को सुन रहे थे, उन्हें अपने विचार रखने दीजिए। अब सबसे अंत में मैं उनके पास गई हूं बतौर वरिष्ठ पत्रकार। आप सब अब बहुत काफी बोल चुके हैं, सबको समय मिला है, तो कुछ 4 सेकंड मुझे दे लीजिए, सुन लीजिए। आप अपनी स्थापना पे विचार कीजिएगा कि आरएसएस ने एक संगठन बनाया जो अपने ही प्रमुख की हत्या की साजिश कर रहा है। मैं एक सच्चाई मेरा जो रीडिंग है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। अभी कुछ लोग ऐसे आ गए हैं, हिंदुओं में भी कुछ ऐसे संगठन या कुछ समूह बन गए हैं जो जिनकी निगाह में अभी बीजेपी और नरेंद्र मोदी और आरएसएस भी हिंदुओं के हितैषी नहीं रह गए हैं। ये समझौता परस्त संगठन हो गए हैं सत्ता के लिए, और वो अब इनके भी खिलाफ हो गए हैं। तो इतने उग्रता में कुछ लोग इतने आगे जा रहे हैं, और उसका हमने एक उदाहरण हरिद्वार की तथाकथित धर्म संसद में देखा, जहां पे बिल्कुल जहरीली सोच वाले तथाकथित हिंदू धर्मगुरु भी हमें दिख रहे हैं। तो ये एक बहुत सारे धर्मों में, सारे संसार में ये कट्टरता इस तरह की बढ़ रही है। इस पर जरा कभी कोई अलग अलग पार्टियां विचार करेंगी कि हम ये आपस में यही लड़ाई करते रहेंगे? ठीक है, तो इस लड़ाई से ऊपर उठना है। कट्टरपंथ जो है वो किसी भी धर्म और समाज में अच्छा नहीं है। हमने ये दर्शकों से पूछा था कि क्या मालेगांव केस में हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश थी। 80% लोग जो हैं हाँ में राय दे रहे हैं, इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन न्यूज नेशन एक जिम्मेदार चैनल है, हमने जो हुआ घटनाक्रम वो आपके सामने रखा है। मामला भी अदालत में है, विचाराधीन है, और अदालत अपना जो फैसला सुनाएगी वो ही अंतिम और सर्वोपरि होगा। आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।